हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें हमने पढ़ा फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या था कि जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, वो मार्केट एक्सचेंज रेट का जो प्राइस है उसको फिक्स करती हैं। वो बताती है कि फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री का जो करेंसी है उसका प्राइस क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई। अब हम करते हैं कि कैसे मार्केट फोर्सेस, जो डिमांड और सप्लाई है, वो कैसे इसको इफेक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई जहां दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी उसे क्या कहेंगे हम, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो यहां से डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो रही हैं, तो ये जो आर है ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक, अब इसमें दो चीज आती है हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक, अब ये डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कैसे होता है और क्या इंपैक्ट डालते हैं। डिमांड फिलहाल हमारी ये है, सपोज किसी वजह से हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हो गए या हमने लोन रीपे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, उसके लिए डिमांड इंक्रीज हो गई फॉरेन एक्सचेंज की, तो शिफ्ट होके कहां गया, ये D1 पर आ गया, डी से शिफ्ट होके कहां गया, D1 पर, यहां। अब देखिए इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम यहां हो रहा है ना, तो ये R1 हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या हो गया हमारा, इंक्रीज। इसे क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसे कहा जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मींस जहां पहले हम $1 के बदले 70 रुपीज पे करते थे, कितने रुपए पे करते थे, 70, अब वहां $1 के बदले हमें 75 पे करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, हमें पहले से ज्यादा पे करना पड़ रहा है उसके अगेंस्ट। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा डेप्रिसिएशन का, इससे इंपोर्ट क्या होंगे हमारे, रिड्यूस हो जाएंगे। इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। कैसे इंपोर्ट रिड्यूस होंगे, सपोज कि मुझे ये मार्कर परचेज करना है इंटरनेशनल मार्केट से। ठीक है, ये मार्क, इसका प्राइस है $1 और इसके अगेंस्ट मुझे कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 70 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब डेप्रिसिएशन हो गया तो डॉलर की वैल्यू कितनी हो गई, 75 रुपीज, यानी कि INR जो इंडियन करेंसी है वो INR है, उसमें कितना हमें पे करना पड़ेगा, 75 पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 75। तो इट मींस ये चीज मेरे लिए क्या हो गई, महंगी हो गई, प्राइस बढ़ गए। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिमांड कम है मींस हमारे इंपोर्ट क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। समझ आ गया। अब एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारे जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज होंगे, $1 के अगेंस्ट मैं ये मार्कर सेल कर रहा हूं। ठीक है, $1 70 रुपीज का है, $1 कितने का है, 70 रुपीज का। और सपोज हम क्या कर लेते हैं कि ये जो करते हैं, देखो $1 का एक मार्कर है, तो इट मींस मुझे कितने मार्कर सेल करने हैं, 70 मार्कर सेल करने हैं। ठीक है, अब डॉलर की वैल्यू कितनी हो गई, 75, इट मींस मैं कितने मार्कर सेल कर पाऊंगा, 75 मार्कर। इससे क्या हो गया, फॉरेन में हमारा सामान सस्ता होकर बिकेगा, मींस हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट जब इंक्रीज होते हैं मींस हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। समझ आ गया। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हमारी करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्सेस की वजह से डिक्रीज होती है। जरूरी नहीं कि डिमांड में चेंज हो रहा है, सप्लाई भी रिड्यूस हो गई, सपोज सप्लाई रिड्यूस हो गई, उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम मेरा यहां था वो R1 पे शिफ्ट हो गया, है ना। तो सप्लाई के कम होने से या डिमांड के इंक्रीज होने से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक
करेंसी। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और जो इंपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मार्केट फोर्सेस करती है उसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब इसी के अंदर थोड़ा सा हम चेंज करें, थोड़ा सा इसको चेंज करके चलते हैं हम यहां से, डिमांड सप्लाई, ये हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया यहाँ आर पे। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हो गई, किसी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई, हमने लोन ले लिया, रेमिटेंस बाय फॉरेन वर्कर हो गया, कुछ भी हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गई, उससे एक्सचेंज रेट क्या हो गया हमारा, कम हो गया। मींस जहां मुझे पहले 75 पे करना पड़ता था, अब मैं कितना पे कर रहा हूं, 70 पे कर रहा हूं। इसे कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या कहते हैं इसको, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मींस डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू पहले से ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट हो जाएगा उल्टा, क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और जो इंपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जहां हम पहले किसी चीज के लिए 75 पे करते थे, अब हमें कितना पे करना पड़ेगा, 70 पे करना पड़ेगा। मींस हमें लगेगा कि वो सामान सस्ता हो गया है, और सामान सस्ता होगा तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब सेल करेंगे तो सामने वाले को क्या लगेगा, फॉरेनर्स को क्या लगेगा कि ये सामान पहले से महंगा हो गया है, तो हमारे जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर देंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो मार्केट फोर्सेस करती हैं। रीजन समझ आ गया। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, डिवैल्यूएशन करती है डोमेस्टिक करेंसी का, मतलब जानबूझकर करेंसी की वैल्यू को कम करती है। जैसे 1991 में किया था, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी, तो 26% तक हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को उन्होंने डाउन किया था। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इंपोर्ट्स हमने रिड्यूस करने हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उसके लिए गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी वैल्यू को कम करती है। किसके हेल्प से, गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करती, गवर्नमेंट करती है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की हेल्प से। क्या करेगी गवर्नमेंट, इस वैल्यू को कंट्रोल करेगी। उसे क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों में वैल्यू कम होती है करेंसी की, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या है, डिवैल्यूएशन कौन करता है, सेंट्रल बैंक मींस गवर्नमेंट करवाती है, और डेप्रिसिएशन कौन करता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से डेप्रिसिएशन आता है। समझ आ गया यहां तक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेज फ्लोटिंग। क्या है, मैनेज फ्लोटिंग। जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है, ये आईएमएफ की परमिशन से या जो वर्ल्ड बैंक है इनकी हेल्प से अपनी करेंसी को कुछ हद तक कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। 1% तो 1% तक का अप डाउन ये करता है। उसे क्या कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग। अपने जो बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंप्रूव करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, ठीक है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए जब ये मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, उसे क्या कहा जाता है, मैनेज फ्लोटिंग। समझ आ गया। और जब ये पूरे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सबको एक तरफ रख के, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए हुए सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए मैनेज फ्लोटिंग करते हैं, उसे कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग। आगे समझ। तो ये हमारा जो टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। टाइप्स थे हमारे, 2 टाइप्स थे इसके अंदर, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट में आगे 2 पार्ट्स थे, कौन कौन से थे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड्स। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। अब मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया तो इसमें 2 चीज आई, कौन सी, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हमारी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के मुकाबले उसकी जो रेट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक। और एप्रिसिएशन, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, पहले में 75 पे करना पड़ता था, और कितना पे करेंगे हम, 70 पे करेंगे। समझ आ गया। और थर्ड वन इसके अंदर है मैनेज फ्लोटिंग। क्या है, मैनेज फ्लोटिंग। डिवैल्यूएशन में भी करेंसी कम होती है, करेंसी की वैल्यू रिड्यूस होती है, लेकिन डिवैल्यूएशन करता कौन है, गवर्नमेंट करती है जानबूझ के। समझ आ गया इसका। तो ये टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है फॉरेन एक्सचेंज।